अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे व्यूअर्स और मेरी वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे। मैं आज का जो लेक्चर देने जा रहा हूँ वो SLO 5.1.2 और 5.1.3 और 5.1.4 है और ये तीनों SLO जो से हैं यूनिट नंबर 5 के हैं। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है 9th क्लास का। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि चंद दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये बात कही कि आप बहुत लंबे लंबे लेक्चर जो से हैं वो परफॉर्म करते हैं, जबकि ये लेक्चर जो से हैं शॉर्ट्स में भी हमें प्रोवाइड हैं और हम उन शॉर्ट्स को देख लें अगर तो चंद मिनट के अंदर हमें ये लेक्चर समझ में आ जाता है, लेकिन इतने दिन लंबे चैप्टर देखने का हमारे पास टाइम नहीं होता। तो मैं वजाहत करना चाहूँगा इस बात की कि बेशक आप शॉर्टकट लें, छोटे छोटे लेक्चर सुने और उनसे आप समझ जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि अंदर से रह जाती हैं। इसी वजह से फिर नंबर आपके या तो कम आते हैं या आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आते। तो आप फिर कहते हैं जी कि हमें टीचर ने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया। तो बात यह है कि यहाँ पे इसलिए मैं ये लेक्चर सारे लिखता हूँ और फिर इनको डिटेल में समझाता हूँ, चाहे इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस मेरे स्टूडेंट ने इन लेक्चर से फ़ायदा उठाया है उसकी पूरे नंबर भी आए हैं। और उससे मैंने पूछा कि आप कैसे तैयारी करते हैं जिस स्टूडेंट के पूरे नंबर आए हैं, तो उसने मुझे कहा कि सर आपके नोट्स और आपके लेक्चर जो से हैं उनसे मैं तैयारी करता हूँ और मेरे उसकी वजह से पूरे नंबर आए हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इसमें सारी कोशिश मेरी है, इसमें उस बच्चे का भी किरदार है जिसने अच्छे तरीके से इसको फॉलो किया और अच्छे तरीके से समझा और फिर उससे फ़ायदा उठाया और उसमें फिर बरकत खुदा तआला ने डाली उसमें, तो उसने पूरे नंबर लिए। तो ये है कि जो मेरा चैनल है इसको जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके सब्सक्राइब करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे मज़ीद राय मिलेगी और मेरी हौसला अफजाई होगी। और इसी तरह से चैनल को दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको लेक्चर सारा समझ में आए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन दैट द ग्रेविटेशन फोर्स आर कंसिस्टेंट विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब आपने चैप्टर नंबर 3 में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। उसमें ये था कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब उसको हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने जो पढ़ी है वो पहले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो सी होती है वो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में होती है। जिस तरह मैंने ये दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं M1 और M2, इन दोनों के दरमियान में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F212 और F21 और इनके दरमियान में डिस्टेंस D है। तो ये दो फोर्सेस इसलिए लग रही हैं कि एक M1 M2 को अपनी तरफ खींच रहा है और M2 M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब M1 M2 को अट्रैक्ट करेगा तो F12 फोर्स होगी और जब M2 M1 को अट्रैक्ट करेगा तो F21 फोर्स होगी। तो इस तरीके से दो अपोजिट फोर्सेस जो सी ना लग रही हैं, लेकिन होंगी ये सेम इन मैग्नीट्यूड, होंगी अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है जी। तो इसी चीज़ को हमने आज बताना है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट mass M1 attracts M2 towards it with a force F12, while mass M2 attracts M1 towards it with a force F21 with same magnitude but in opposite direction। ये बड़ी अहम बात है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे।
इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन M1 इज़ कंसिडर्ड एज एक्शन, यानी कि M1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है, यानी कि ये M1 के ऊपर जो M2 फोर्स लगा रही है वो एक्शन है, देन फोर्स एक्टिंग ऑन M2 विल बी द रिएक्शन, तो वो रिएक्शन होगा। तो एक एक्शन हो तो दूसरा रिएक्शन होगा। अगर आप इसको उल्ट कर लें, अगर ये M1 जो सा है आप रिएक्शन कर दें और M2 जो सा एक्शन कर दें, फिर भी कोई मसला नहीं है, दोनों में से एक एक्शन होगा एक रिएक्शन होगा। द एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब जो सी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है F1 2 और F2 1, ये जो सी फोर्सेस हैं ये होंगी तो अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन होंगी सेम मैग्नीट्यूड की। तो यही बात हमने जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में की थी, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जो सा है वो होगा। तो ये देखें, जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशन का लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स हमने F निकाली थी, F इज़ इक्वल टू G(m1m2/d²). तो जो फोर्स है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ कंसिस्टेंट है, यानी कि मिलती है, यानी कि उसको फॉलो करती है। तो इस तरीके से ये 5.1.2 SLO जो सा है वो कवर होता है और ये अंडरस्टैंडिंग में आता है, और मैंने पिक्चर बना के भी आपको सिखा दिया है। अब हम चलते हैं SLO 5.1.3 के ऊपर। तो हमारा SLO 5.1.3 और 5.1.4 ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसीलिए मैंने दोनों SLO जो से इकट्ठे लिखे हैं और इनको मैं इकट्ठा समझा दूंगा। और एक SLO अंडरस्टैंडिंग का है और एक SLO जो सा नॉलेज का है। तो पहला SLO ये है 5.1.3, एक्सप्लेन ग्रेविटेशन फील्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स। यानी कि जो हमारे फील्ड ऑफ फोर्स यानी अर्थ के इर्द गिर्द जो फोर्स लग रही होती है ग्रेविटी की वजह से, और ग्रेविटेशन फील्ड जो सी है वो एक दूसरे की एग्जांपल्स हैं। या ऐसे कह लें आपके ग्रेविटेशन फील्ड जो सी है वो फील्ड ऑफ फोर्स की एग्जांपल है, ये हमने एक्सप्लेन करना है। तो दूसरा चलो हमारा 5.1.4 ये है, डिफाइन वेट एज द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशन फील्ड। यानी कि जो हमारा वेट होता है W, वो एक फ़ोर्स के तौर पे अगर हम लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से होगा। देखिए ऊपर हमने ये 5.1.3 में ये एक्सप्लेन करना है कि ग्रेविटेशन फील्ड जो सी है फील्ड ऑफ फोर्स की एग्जांपल है, और दूसरे में हमने ये करना है एक्सप्लेन डिफाइन कि ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से वेट जो सा है ना वो होता है। तो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पिक्चर बता दूं। दो पिक्चर्स मैंने बनाई हैं साइड पे, ये अर्थ की पिक्चर्स बनाई हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये अर्थ है आपके पास, ये ठीक है। ये जो मैंने एरो लगाए हुए हैं सारे, ये एरो का मतलब ये है कि ये सारी जो सी फील्ड फोर्स है, हर तरफ एक जैसी फील्ड फोर्स लगेगी। तो इसको फील्ड फोर्स को हमने तीर के निशान से, एरो के निशान से अंदर की तरफ बताया है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होगी वो हमेशा अंदर की तरफ लगेगी। ये आपके पेज नंबर 109 पे बुक पे बनी हुई है पिक्चर, जो कि फिगर 5.3 है, जिसमें लिखा ग्रेविटेशन फील्ड अराउंड द अर्थ इज टूवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी कि ग्रेविटेशन जो फील्ड होगी वो ग्रेविटी की वजह से होती है, और वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होगी, अर्थ के सेंटर की तरफ होगी। इसलिए मैंने एरो के निशान जो से हैं वो अंदर की तरफ बनाए हैं। तो दूसरी पिक्चर जो सी है वो मैंने बनाई है, वो ये कि जो मैस ऑफ द अर्थ है वो ME है, और कोई ऑब्जेक्ट हमने M ले लिया जो कि इसके ऊपर किसी डिस्टेंस के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर ही बल्कि किसी हाइट पे लिया हुआ। तो एक फोर्स जो सी होगी जो अपवर्ड लग रही होगी वो होगी F, और एक फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड वो भी होगी F। यानी दोनों फोर्सेस जो सी हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होंगी।
एक एक्शन होगा और दूसरा रिएक्शन होगा। अब जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है ये असल में ग्रेविटी की वजह से है, और जो ऊपर की तरफ फोर्स जा रही है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है। यानी किसी चीज़ को आप अगर ऊपर फेंकते हैं, जिस तरह आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है, तो वो ऊपर जाके आएगी वापस ज़मीन पे ही, यानी कि उसने आना ज़मीन पे वापस है, क्योंकि ग्रेविटी जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये दरमियान में जो लिखा है साथ इसके जो लाइन लगाई है ये आर, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, यानी सेंटर से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक का फासला जो है टोटल हमने रेडियस लिया है, जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ जो है उसको जाहिर करेगा। तो अब हम शुरू करते हैं सैसा लॉ को। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी of mass m and the earth is given by F is equal to g m over r square। अब देखें, आपने जो फार्मूला किया था वो किया था जी m1 m2 ओवर डी स्केयर। तो हमने m1 की जगह पे स्मॉल m लिख दिया और m2 की जगह पे कैपिटल ME लिख दिया, यानी कि मैस ऑफ द अर्थ, और इसका मैस जो है उसको हमने पुट कर दिया m1 m2 की जगह पे। और जो इसके दरमियान में डिस्टेंस d लिखा था, जो कि दो छोटे ऑब्जेक्ट के दरमियान था, जब बड़ी अर्थ के लिहाज से बात करेंगे तो वो रेडियस ऑफ द अर्थ आ जाएगा आर। तो यहाँ पे ME जो है वो मैस ऑफ द अर्थ है और आर जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो इस तरीके से हमने फार्मूले को थोड़ा अमेंड कर लिया, थोड़ा चेंज कर लिया। तो उसके बाद कहता था वेट ऑफ अ बॉडी इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी, यानी कि जो भी वेट होता है ना किसी भी बॉडी का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, जो कि अर्थ की तरफ अपने आप उस ऑब्जेक्ट को खींच रही होती है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम F कहते हैं जिसको, वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होती है, जिसकी वजह से वो वेट ऑफ द बॉडी बनता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ नॉन कंटैक्ट फोर्स। जिस तरह देखिए मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है, अब ये अर्थ के साथ लिंक नहीं है, अर्थ के साथ मिली नहीं हुई, ना ही ये ग्रेविटी के साथ मिली हुई है, बल्कि ये नॉन कंटैक्ट फोर्स है। इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगी। इसका मतलब ग्रेविटी जो सी है उसकी वजह से जो फोर्स होती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स जो सी होती है वो नॉन कंटैक्ट फोर्स होगी, यानी मिली हुई नहीं होगी, कंटैक्ट नहीं हो रहा होगा उसका। फॉर एग्जांपल, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी व्हेन थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी। जब वो नीचे की तरफ खींचेगी तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। वाइल ऑन रिटर्न इट्स वेलोसिटी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। जबकि आप जब उसको वापस जो सा है नीचे की तरफ लेके आएंगे, ऑन रिटर्न इट्स वेलोसिटी ऑन द बॉडी इंक्रीजिंग, यानी कि एक चीज़ को आप ऊपर फेंकते हैं, जब वो ऊपर जा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि वो वापसी का सफ़र शुरू कर लेगी। जब वो वापसी का सफ़र शुरू करेगी तो जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही होगी, इसलिए वो तेज़ी से नीचे आएगी। तो ये जिस वजह से ये हो रहा है, ये जो सा ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी कम हो रही है और नीचे आ रही है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी। वो ग्रेविटेशनल पुल है, वो फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट को वापस अपनी तरफ खींच रही है। उसकी वजह से ऊपर जाते वक्त उसको रेजिस्टिव फोर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो नीचे की उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब नीचे आएगी तो उसको साथ मिल जाएगा उसका जो ग्रेविटी है, इसलिए वो तेज़ी से नीचे आएगी। उसके बाद सच अ फोर्स इज़ कॉल्ड द फील्ड फोर्स। ये जो फोर्स होती है जो अपनी तरफ खींच रही होती है, पुल कर रही होती है उस बॉडी को अपनी तरफ ज़मीन की तरफ, उसको कहते हैं फील्ड फोर्स। और यही फील्ड फोर्स मैंने ये पिक्चर में बनाई है, जो कि हर तरफ एक जैसी होगी, सरफेस ऑफ द अर्थ के हर तरफ एक जैसी लग रही होगी और अंदर की तरफ लग रही होगी। उसके बाद है इट इज़ अज्यूम दैट, यहाँ से पढ़ रहा हूँ इसको, इट इज़ अज्यूम दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ।
और ये हम एज्यूम करते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स जो सी है अर्थ के हर तरफ एक जैसी लग रही है। दिस फील्ड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब जो सी ये फील्ड है जिसको हमने फील्ड फोर्स कहा है या ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं कि उसकी तरफ होगी। दिस फील्ड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होगी। इट इज़ वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी कि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी के कम होने की वजह से ये फोर्स भी कम होती जाएगी। जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो वो कम होती जाएगी, फील्ड फोर्स जो सी है वो कम होती जाएगी। ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। ये डेफिनेशन याद कर लें, ये एक दफ़ा पेपर में 2 नंबर की आ चुकी है और 1 नंबर का MCQs भी इसका आ चुका है। यानी कि ये उन्होंने कहा था द ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास इज़, तो आगे 4 ऑप्शन दी हुई थी, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ होती है। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यानी एक मास के ऊपर जितनी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होती है वो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है ऑफ द अर्थ। उसके बाद है जी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर जब हम होंगे सरफेस के ऊपर, द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज़ 10 न्यूटन किलोग्राम माइनस 1। यानी कि आपको पढ़ाया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है जी स्मॉल जी, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। उसके लिहाज से इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की उसके साथ रिलेट करेगी और वो होगी 10 न्यूटन पर किलोग्राम। यानी कि 10 न्यूटन, न्यूटन कहते हैं फोर्स को, यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है पर यूनिट मास, यानी मास के ऊपर, तो मास नीचे आ जाएगा तो किलोग्राम -1 हो जाएगा। तो 10 न्यूटन किलोग्राम -1 की वैल्यू होती है ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की सरफेस ऑफ द अर्थ पे, यानी कि सरफेस के पास पास। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये आज का टॉपिक था जो मैंने आज आपको करवाया है। एक मैंने आपको करवाया है कि जो ग्रेविटेशनल जो जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ कंसिस्टेंट है, कि ग्रेविटेशन फोर्स जो सी है वो न्यूटन थर्ड लॉ के साथ कंसिस्टेंट है। और दूसरे असल में मैंने ये बताया कि ग्रेविटेशन फील्ड जो सी है वो फील्ड फोर्स की एग्जांपल है, और वेट जो सा होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होता है किसी बॉडी का। तो ये 3 असल मैंने आपको आप छोटे छोटे करवाए हैं, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई मसला पेश आए या आपको ना समझ में आए तो आप दोबारा इस लेक्चर को सुन सकते हैं। आप बार बार इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको उतनी अच्छी समझ आएगी, उतने पॉइंट्स जो से आपके दिमाग में नए नए आएंगे। और इसके बाद जो अगला एसएलओ होगा वो हम 5.2 करेंगे। और उस वक्त तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो नए वाचर हों, और इसी तरह से वीडियो को पूरा देखा करें और दूसरों को शेयर भी किया करें, ताकि आपकी वजह से मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।